हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिन डी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता भर्ती वर्ग 3 की का जो पेपर आपका 8 मार्च का होने वाला है, अभी तक जो इसकी डेट है वो 8 मार्च की है। उससे जो हम इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट को हम पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक की काफ़ी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, तो उसके लिए जो आपके इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का जो सिलेबस दिया हुआ है, पर्यावरण का जो सिलेबस है, उसको हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक की चर्चा की है पर्यावरण से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और इन्हीं टॉपिक को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि हम बात करें, आप इसे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा के साथ साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां सिलेबस में पर्यावरण दिया हुआ है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पदार्थ के बारे में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी यहाँ पे देखेंगे, और जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अदर स्टेट के एग्ज़ाम में, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पदार्थ के बारे में कौन कौन से फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमें पदार्थ की परिभाषा जाननी है, क्योंकि जो एमपी टेट होता है यहाँ पे परिभाषा को दे दिया जाता है 3-4 परिभाषा, और वहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन से सही कथन हैं। तो आपको याद रखना है, पदार्थ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई ना कोई भार होता है। तो पदार्थ से आप समझे कि इसका कोई ना कोई भार होगा, और यह प्रकृति के अंदर ठहरने के लिए जो स्थान घेरता है, मतलब कह सकते हैं कि यदि आप किसी भी वस्तु को रखते हैं उसके लिए जो स्थान घेरे उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा भी लिखी हुई है आपके सामने कि जिसका भार होता है, जो प्रकृति के अंदर ठहरने के लिए स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। यदि हम देखिए पदार्थ के गुण की बात करें तो पदार्थ के 3 प्रकार के गुण होते हैं। पदार्थ में एक तो भार होता है इसका, एक आयतन होता है, और आयतन के साथ साथ इसमें आकार भी होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, पदार्थ के जो गुण होते हैं इसमें 3 गुण पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। तो इसके 3 गुण होते हैं, भार, आयतन और आकार, ये आपको याद रखना है। आइए अब देख लेते हैं भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो भौतिक आधार में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। और उन्हीं ठोस, द्रव, गैस की आज हम चर्चा करेंगे, और यह ठोस, द्रव से जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहें। पहले हम चर्चा करेंगे ठोस के बारे में। ठोस क्या होता है? तो जिनका भार, आयतन, आकार निश्चित होता है। पदार्थ की ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। मित्रों, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो अणुओं के मध्य की दूरी होती है यह न्यूनतम होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है तो इसमें जो अणु होंगे बिल्कुल पास पास होंगे। मित्रों, बिल्कुल अणु पास पास होंगे, तो यह क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। मित्रों, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये ठोस कहलाएगा। इसमें अणु पास पास होंगे। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, रीड के साथ साथ यह मध्य प्रदेश में भी यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है इस प्रश्न को। इसके बाद देखेंगे द्रव की चर्चा करेंगे, लिक्विड की चर्चा करेंगे, जिसका भार व आयतन निश्चित होता है जबकि इनका आकार अनिश्चित होता है। तो आपको याद रखना है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन भार और आयतन निश्चित होता है दोस्तों। उसी के साथ यदि गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है? जिनका भार निश्चित जबकि आयतन व आकार अनिश्चित होता है। तो इसमें क्या होता है? आयतन और आकार अनिश्चित होता है। तो क्या कहलाता है? गैस कहलाती है। सीधे आपसे पूछा जा सकता है। आइए एक और फैक्ट देख लेते हैं। विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं और दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से के हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। स्पष्ट होता है कि शिक्षक उन्हें ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति को पढ़ाना चाहता है। यह हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है।
मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। ये भी फैक्ट, यह पैट लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है, MIC के कारण। और इसी के लिए ऑपरेशन फेज चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसी के लिए ऑपरेशन फेज चलाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ऑपरेशन फेज चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है मित्रों, तो आपको याद रखना है। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, तो देखेंगे इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो जो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, इस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत अधिक उत्तेजित होते हैं। इसमें क्या होता है, आपसे पूछ सकता है पदार्थ की किस अवस्था में कण उत्तेजित अवस्था में होते हैं, तो इसके लिए आप याद रखना प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण उत्तेजित होते हैं। जैसे सूर्य के नाभिक के अंदर प्रकाश, तारों के अंदर प्रकाश, ट्यूबलाइट के अंदर प्रकाश प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। तो आपको इसका एक उदाहरण भी याद रखना है, चारों उदाहरण याद कर रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। पाँचवीं और छठवीं BEC और CIP, इसको आपको नहीं याद रखना है, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आप सिर्फ आपको ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा के बारे में याद रखना है मित्रों। इसके बाद जो हम देखेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कितने भागों में किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से भी आपके लिए प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्व। दो या दो से अधिक असमान परमाणुओं को मिलाया जाए तो बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है। तो यहाँ से आपको तत्व की डिफिनीशन याद रखनी है कि जब दो या दो से अधिक समान परमाणुओं को मिलाया जाता है तो जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्व के नाम से जानते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि अगर हम ऑक्सीजन O+O को मिला दें तो क्या हो जाएगा, यह O2 हो जाएगा, और वह यह O2 हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीजन कहलाता है, आपको याद रखना है। रसायन शास्त्र में यह तत्व वह वस्तु जिसमें छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अणुकणों से बनी होती हैं। वर्तमान समय में तत्वों की संख्या देखा जाए, अब यहाँ से हम फैक्ट की चर्चा करेंगे, जो फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला फैक्ट है कि वर्तमान समय में तत्वों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में तत्वों की संख्या मित्रों कितनी है, 118। इसके बाद हम देखेंगे तत्वों की संपूर्ण जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो तत्वों की संपूर्ण जानकारी हमें आवर्त सारणी से प्राप्त होती है, और यह आवर्त सारणी किसकी है मित्रों, ये आपको याद रखना है, सभी को पता होगा। आवर्त सारणी मेंडलीव की है, ये आपको याद रखना है। आवर्त सारणी के जनक व पिता मेंडलीव को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है आवर्त सारणी के पिता मेंडलीव कहलाते हैं, हम चर्चा की है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, यहाँ से दोनों क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन भरे हैं। आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आवर्त सारणी की जो खोज करता है, जो पिता कहलाते हैं, मेंडलीव कहलाते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक व पिता हेनरी मोसले कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, मोसले की है, आप सभी से परिचित होंगे, कक्षा 9-10 का सवाल है ये, तो आपको याद रखना है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर, जबकि मोसले ने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, ये पूछता है और बनता तो है आपसे, लेकिन पेपर में आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है। मेंडलीव ने पहले भार उठाया था, फिर मोसले ने उसको व्यवस्थित किया है। क्या किया है, मेंडलीव ने पहले भार उठाया, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। वहीं मोसले की बात करें तो उन्होंने क्रमांक इसे एक कतार में दर्शाया था, तो परमाणु क्रमांक पर इनके आधारित है, ये आपको याद रखना है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था, तो यह डोबरेनर का है, जिसे डोबेराइनर का भी कहते हैं। डोबेराइनर का त्रिक नियम है, ये आपको याद रखना है मित्रों। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा तत्व बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मानव द्वारा सबसे प्रथम बनाया गया तत्व है टेक्नीशियम, जिसका संकेत मित्रों Tc होता है, टेक्नीशियम, आपको याद रखना है। अभी तत्वों की बात हम कर रहे थे, तत्व हमने देखा कि टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है मित्रों, 118 तत्वों की हमने चर्चा की, टोटल 118 होते हैं। तो उनमें यदि हम देखें तो जो 102 तत्व हैं वह ठोस, 5 तत्व द्रव, वहीं 11 तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं।
यदि हम प्राप्ति और स्रोतों के आधार पर इनकी गणना करें तो उसमें हम 94 प्राकृतिक और 24 कृत्रिम, जिन्हें हम आर्टिफिशियल के नाम से भी जानते हैं, ये होते हैं। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है प्राकृतिक स्रोत के आधार पर तत्व कितने प्रकार के कितनी संख्या कितनी है, तो 94 और कृत्रिम रूप से 24, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन, सल्फर जिसे गंधक भी कहते हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन में सल्फर के अणु में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, तो वहीं पृथ्वी के पटल पर सल्फर की प्रतिशत मात्रा 0.05% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। सल्फर का प्रतिशत पूछ सकता है, 0.004% है। अब हमने तत्व की चर्चा की। तत्व के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यौगिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है। जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा असमान परमाणुओं को मिलाया जाए परंतु उनका अनुपात निश्चित हो तो बनने वाला पदार्थ हमारा यौगिक कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आई होगी परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक तत्व असमान परमाणुओं को मिलाया जाए परंतु उनका अनुपात, मतलब कहने का मतलब है कि चाहे दो या दो से अधिक तत्व हैं लेकिन उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए। जब हम उनको मिलाते हैं तो एक निश्चित अनुपात में एक पदार्थ बनता है जिसे हम यौगिक के नाम से जानते हैं। प्रकृति के अंदर वर्तमान समय में लगभग 50,000 यौगिक मौजूद हैं। मानव के द्वारा सर्वप्रथम यूरिया नामक यौगिक का निर्माण बोलर नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह इंपॉर्टेंट आपके MPPSC, CGPSC, UPSC और UPPCS में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे दोहरी विस्थापन अपक्रिया में यौगिक के लिए दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का नियमन होता है। ये आपको याद रखना है। एक हैलोजेंस दूसरे हैलोजन से मिलकर जब किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस यौगिक को हम इंटोहैलोजन यौगिक कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंटोहैलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं? तो जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम इंटोहैलोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। मित्रों, आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे मिश्रण। दो या दो से अधिक असमान तत्व या परमाणुओं को मिलाया जाए परंतु उनका अनुपात निश्चित ना हो। अभी हमने देखा कि अनुपात निश्चित होता था, लेकिन यहाँ पर अनुपात निश्चित नहीं है, तो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा दोस्तों? तो हमारा बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे हवा, नमक, शक्कर का जलीय विलयन, दूध, रक्त, सीमेंट, कागज, मिश्र धातु आदि। अब मिश्रण में हम देखेंगे मिश्रण दो टाइप, समांगी विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वे मिश्रण जिनके अंदर पदार्थ के अवयव चारों तरफ समान रूप से वितरित होते हैं। इसमें जो पदार्थ के अवयव होते हैं वो चारों तरफ क्या होते हैं? समान रूप से वितरित होते हैं, तो उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक का जलीय विलयन, प्लास्टिक, कागज, मिश्र धातु, सीमेंट आदि। वहीं विषमांगी मिश्रण की चर्चा करें कि क्या होता है विषमांगी मिश्रण मित्रों? तो वे मिश्रण जिनके अंदर पदार्थ के अवयव चारों तरफ एक समान रूप में वितरित नहीं होते हैं उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब कहीं कुछ वितरित होता है, कहीं कुछ वितरित होता है। आप नाम से ही देख सकते हैं विषमांगी मिश्रण मित्रों। तो ये रहा विषमांगी मिश्रण, हवा, रक्त। इसके बाद बात करेंगे समरूप। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, समरूप। रसायन शास्त्र ने उस मिश्रण को कहा है जो समरूप हों तथा जिसके अवयव को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप। इसके बाद देखेंगे जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें हम अमिश्रणी या फिर इमिसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इमिसिबल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला फैक्ट है वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अक्रिय गैसें हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें कि वायु एक कैसा मिश्रण होता है, इसमें किस किस गैसों का मिश्रण होता है। तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और इसमें अक्रिय गैसें होती हैं। ये फैक्ट आया हुआ है इसलिए हम अब बोल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लवण का घोल पानी में सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण होता है। इसके बाद एक नोट देख लेते हैं, नोट की चर्चा कर लेते हैं।
विलयन पाठ का प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय रूप में शिक्षक को सोडियम क्लोराइड पदार्थ लेना चाहिए। यह हरियाणा टेट में आया हुआ प्रश्न है। एक विलेय की विघटन दर तापमान पर निर्भर करती है। ये सी टेट में प्रश्न आया हुआ है कि एक विलेय की विघटन की दर किस पर निर्भर करती है, तो तापमान पर निर्भर करती है। ये आपको याद रखना है। आप पानी और चाक मिश्रण को अपसादन द्वारा पृथक किया जाता है। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि पानी और चाक के मिश्रण को हम किसके द्वारा अलग करते हैं, अपसादन विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण कपूर, आयोडीन, नौसादर और नेफ्थलीन, ये चारों उदाहरण हमें ऊर्ध्वपातन क्रिया के हैं। ये भी याद रखना है मित्रों, और आपको कमेंट में बताना है कि और अन्य ऊर्ध्वपातन क्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मित्रों। एक पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है, ताप और दाब, ये आपको याद रखना है। अब हम पदार्थ के अंदर होने वाले परिवर्तन की बात करेंगे कि पदार्थ के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है आप पदार्थ के अंदर होने वाला परिवर्तन। तो आपको याद रखना है कि पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ 2 प्रकार से होता है। एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक होता है। एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है, ये आपको याद रखना है। तो आइए देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है। तो पदार्थ का वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की अवस्था बदलती है, जबकि पदार्थ के गुण में कोई बदलाव नहीं होता है, तथा पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए लगाई गई भौतिकी राशि हटा दी जाए तो पदार्थ वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, और इसे ही हम पदार्थ का भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जिसमें पदार्थ की अवस्था बदले, उसके गुणों में कोई बदलाव ना हो, और जब भी उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो उसकी भौतिक राशि को हटा दिया जाए, जिससे वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, इसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आइए देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपसे डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी, यहाँ से आपसे इसके उदाहरण पूछे जाएंगे। तो भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, पहले तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और यदि हम देखें भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखें तो बर्फ़ का पिघलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्पल इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप देखेंगे कि पेपर में यही प्रश्न आने वाले हैं, यहीं से छपेगा पेपर में। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, इसके बाद देखिए पेपर दे के आइए। धातुओं का पिघलना, कांच का पिघलना, चुंबक का बनना, गलनांग, क्वथनांग, वाष्पीकरण, संघनन, पिंडनन, जल में चीनी का घुलना, ये किस में आता है, पदार्थ के भौतिक परिवर्तन में आता है। यह आपको याद रखना है। यह एक उत्क्रमणी प्रक्रम होता है। भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, एक उत्क्रमणी प्रक्रम होता है, ये हम देखे हैं ये। और उत्क्रमणी प्रक्रम के साथ साथ अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा होता है, अस्थायी परिवर्तन इसमें पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा जो हमारा है रासायनिक परिवर्तन, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन भी यहाँ से आपको एग्जाम्पल से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पदार्थ का वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था के साथ साथ गुण भी बदले जाते हैं तथा अवस्था बदलने के लिए लगाई गई भौतिकी राशि हटा दी जाए तो पदार्थ वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता। सिर्फ अंतर ये कि उसमें अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है और इसमें प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ जाता। वह एक अस्थायी प्रक्रम है, अस्थायी परिवर्तन है, और यह कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है। ये दोनों चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। वह एक अनुत्क्रमणी प्रक्रम है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह एक अनुत्क्रमणी प्रक्रम होता है, और उसमें हमने देखा कि वह उत्क्रमणी प्रक्रम होता था। और इसमें प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो इसमें प्रश्न बनते हैं इनके एग्जाम्पल से, बार बार यहीं से प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे, दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना, कच्चे फल का पकना, सब्जियों का मुलायम होना, भोजन का पचना, लोहों पर जंग लगना, ईंधन का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब हमें रासायनिक परिवर्तन में। तो ये प्रश्न पूछता है कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, तो यह हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको याद रखना है। मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन होते हैं, नोट है, इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। एक आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन इसमें पाए जाते हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के
परिवर्तन इसमें देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। आइए मित्रों, इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। कुछ पदार्थ हैं, उनके उपनाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखेंगे जो हमारा पहला नाम है वो है चाय। तो जो चाय है, इसके जो उपनाम है, चाय को हम हरा सोना के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। चाय को हम हरा सोना के नाम से भी जानते हैं। हरे बांस की बात करें, हरे बांस का आपका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। इसे हम आदिवासियों का सोना कहते हैं। बांस को हम आदिवासियों का सोना कहते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। हरे बांस को हम क्या कहते हैं? आदिवासियों का सोना कहते, याद रखना है। नेक्स्ट है कपास, प्लेटिनम, इसे हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं कपास और प्लेटिनम को। अफीम व कोयला, अफीम व कोयला को हम काला सोना के नाम से जानते हैं, काला सोना। पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम को हम द्रव सोना के नाम से जानते हैं, पेट्रोलियम। सोना की बात करें, गोल्ड, इसे हम धातुओं का राजा कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही बिकता है, इसी को सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं, तो इसे हम धातुओं का राजा कहते हैं। ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की बात करें तो इसे हम भविष्य की धातु या आशा धातु के नाम से जानते हैं। फ्यूचर मेटल है ये, और आशा धातु के नाम से जानते हैं एल्युमिनियम। और हाल ही में यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम आवारा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को आवारा धातु, और यह भी प्रश्न पूछा जाता है। एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और टाइटेनियम, क्योंकि हम टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। तो ये तीनों प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और बार बार देखने को मिलते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। सोना, चांदी और तांबा, सोना, चांदी और तांबा को हम मृदा धातु कहते हैं, को याद रखना है। सोना, चांदी और तांबा को हम मृदा धातु कहते हैं। वहीं हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम को हम ग्रीन मेटल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एल्युमिनियम को हम ग्रीन मेटल के नाम से जानते हैं मित्रों, याद रखना है आपको। एल्युमिनियम को हम ग्रीन मेटल के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा विभिन्न प्रकार के पदार्थ, उनके प्रकार, उनमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन, उनकी अवस्थाएं, इन सब की चर्चा की। विभिन्न प्रकार के पदार्थ में अनेक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव के द्वारा निर्मित कुछ उपयोगी वस्तुएं इस प्रकार है, जैसे ईंधन, कांच, वस्त्र, उर्वरक, प्लास्टिक, चुंबक। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें हमने पदार्थ से रिलेटेड सारे फैक्ट को कवर किया है, जो आपके पेपर में आए हुए हैं, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया मित्रों। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, और चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, और आपको कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और यदि आप अपने पर्यावरण को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे हम कंप्लीट को पर्यावरण को करवाएंगे और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे मित्रों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।